जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एल विद दुर्गेश पे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रामीण विकास और ग्राम समाज, जो लेखपाल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं आपको ग्रामीण परिवेश के नाम से मिलता है और ये लेखपाल का 1/4 पाठ्यक्रम होता है, माने 1/4 हिस्सा अकेले लेकर चलता है, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के आप अंत तक बने रहेंगे। अगर आपको लेखपाल बनना है तो यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर ये सीरीज आपके लिए तैयार की गई है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि स्वदेशी हल क्या है। तो जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें और ये बताएं कि इसमें से दिए गए 4 विकल्पों में से स्वदेशी हल कौन सा है। अगर आप परीक्षा हाल में होते तो कौन से विकल्प को सही करते, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग देखिए, यहाँ पर जुताई एक द्वितीय उपकरण है। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जुताई एक द्वितीय उपकरण है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है वो स्वदेशी हल की बात कर रहा है। स्वदेशी माने जो भारत में बना हुआ हो। यह नम धरती का एक कुदाल होता है, लेकिन कुदाल अलग है और स्वदेशी हल अलग होता है। देखिए, यहाँ पर एक याद रखिएगा, इसका सबसे उत्तर यह है बहुउद्देशीय उपकरण है। जी नहीं, इसका जो उत्तर होगा वह डी होगा। यह जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है जिसकी मदद से पहले बीज बोने से पहले भूमि की आवश्यक तैयारी की जाती है। मैंने इसको बोने से पहले क्या की जाती है, भूमि की अच्छी तैयारी की जाती है। और जो कृषि में औजार लगते हैं जिसमें हल सबसे पुराना है, और स्वदेशी हल का स्थान अब आधुनिक मशीनें ले रहे हैं, ट्रैक्टर वगैरह आदि ले रहा है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही विकल्प है वो डी है। यह आपके चकबंदी लेखपाल की 2015 की द्वितीय पाली की महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भैया बिना देरी किए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ यह क्लास आपको समझ में आएगी। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शायद आपको दिख रही होगी। यहाँ पर प्रश्न है कि ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है। ईख की अधसाली किस्म फसल की अवधि क्या है। कि ईख गन्ना को कहते हैं, क्या कहते हैं, गन्ना को ईख कहते हैं। तो जो उसकी अधसाली किस्म की फसल होती है उसकी अवधि क्या है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं इलेनी विद दुर्गेश पर, फटाफट सभी लोग कमेंट करें, ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है। जी हाँ, ये क्लास आपको प्रतिदिन इलेनी विद दुर्गेश पर आपको लाइव मिलेगी। देखिए, यहाँ पर इसका प्रश्न का जवाब जो होगा 18 माह इसका राइट आंसर। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उनका जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, और अधसाली गन्ने की खेती महाराष्ट्र में होती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में गन्ने के प्रमुख उत्पादकों राज्य में, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और इसकी जो अवधि होती है वह 18 माह होती है। और गन्ना कौन सा फसल है, एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, गन्ना कौन सी फसल है, रबी की फसल, खरीफ की फसल की जात की फसल। तो याद रखिएगा, गन्ना जो है वो खरीफ की फसल है। किसकी, खरीफ की। ये ख के बाद ग आता है, ख से खरीफ और ग से गन्ना, तो ख ग क ख ग पढ़ेंगे ना तो ग आएगा ख के बाद, इसलिए गन्ना खरीफ की फसल है। ये आप जानते रहिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है ऐसा, खासकर लेखपाल में, ग्राम विकास में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को सभी लोग फटाफट शेयर कर दें, जो भी जिस ग्रुप में जुड़ा, चाहे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश पर लाइव देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट शेयर कर दें। आपके सामने एक प्रश्न है कि भारत में 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है। मैंने भारत में जो 90% सिंचाई है वो किसके अंतर्गत है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, इसकी नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिया है, लेकिन दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर बिना स्पेस के दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी जैसे क्लास खत्म होने के बाद ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। ठीक है, तो भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। देखिए, बॉर्डर प्रणाली ये कोई तो है नहीं, चेक बेसिन, सिल्वर, सतही सिंचाई। तो भारत में 90% जो होता है वो सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है। जी हाँ, डी इसका राइट आंसर है। जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। जी हाँ, एकदम आपने सही बताया है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है, आप लोगों ने एकदम सही बताया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है और शायद आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजेंद्र से संचालित की जाती है, जो पूरे प्रदेश में कहीं से भी देख सकते हैं। कौन सा
वृक्षीय सब्जी है? फटाफट कमेंट करें कि ग्राम विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिलेबस है, कौन सा वृक्षीय सब्जी है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए वृक्षीय सब्जी की बात करें तो देखिए बसेना, मेथी, तो जो मेथी होता है इसकी तो हम लोग पत्तियाँ खाते हैं, ठीक है। भारतीय जो पालक होती है इसकी भी हम लोग पत्तियाँ खाते हैं। तो माने यहाँ पर हमने देखा कि मेथी और पालक की हम लोग पत्ती खाते हैं, मतलब जिसे आप साग के नाम से जानते हैं। लेकिन बसेना और करी पत्ती, देखिए करी पत्ती जो होती है आपने देखा होगा, करी पत्ती में हम लोग क्या कहते हैं, ये वृक्षीय सब्जी, ये वृक्ष होता है। करी क्या होता है? करी पत्ता आपने सुना होगा, ये नीम की तरह होता है प्रायः। करी पत्ता लोग दाल में, सांभर में मसाले के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसे मीठा नीम भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही मीठा नीम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठा नीम के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह शीश का सही जवाब होगा, शीश का राइट आंसर होगा। माने निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? तो वह है करी पत्ता, ठीक है। क्या है? करी पत्ता। ये एक वृक्ष होता है जिसे मीठा नीम कहते हैं और इसको मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को जो साथी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करेंगे और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर 11 बजे सुबह आपको लाइव क्लास के रूप में मिलेगी, ठीक है। प्रतिदिन सुबह 11 बजे। कह रहा है कि तेज हवा की गति कितनी होती है? भैया अजीब सा सवाल है। देखिए तेज हवा की जो गति होती है वो कितनी होती है? 20 मील प्रति घंटा, 30 मील प्रति घंटा, 40 मील प्रति घंटा, 15 मील। देखिए ऐसे प्रश्न के लिए ब्यूकोट पैमाने के आधार पर अगर हम देखें तो एक पैमाना होता है ब्यूकोट। इस पैमाने के आधार पर हम लोग को देखना है। तो ब्यूकोट पैमाने के आधार पर इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा, 30 मील प्रति घंटा। जो तेज हवा की गति होती है वो 30 मील प्रति घंटा होती है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? इसका जवाब जो लोग लाइव देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। यही ग्राम विकास में अगर आप 25 में 25 स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर पूछता कि आंधी की हवा की गति कितनी होती है तो 80 मील प्रति घंटा होती है। अगर आंधी में हवा की गति पूछा जाता कि आंधी में हवा गति क्या है तो वो होता 80 मील प्रति घंटा होता। लेकिन तेज हवा पूछा है तो 30 मील प्रति घंटा होता। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ पर है, भारत में कुल कितने गाँव हैं? ये प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने गाँव हैं। तो इसको जो आपको बताना है वो 2011 की जनगणना के आधार पर बताना है। किसके आधार पर? भारत की 2011 की जनगणना के आधार पर बताना है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे हमारे फेसबुक पे ई लर्निंग विद दुर्गेश या यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव देख रहे हैं, वे कमेंट करके जरूर बताएं। वे साथ ही कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि भारत में कुल कितने गाँव हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए वहाँ पर अगर आपकी गाँव की संख्या पूछेगा तो आप लोग 6,40,930 6,40,930। तो गांव कितने हैं? 6,40,930 गांव। कितने गांव हैं कुल? 6,40,930 गांव हैं। किसके आधार पर? 2011 जनगणना के आधार पर। तो एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांव हैं? कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांव हैं? ये तो भारत में हो गया, ठीक। 6,40,930 6,40,930 गाँव कहाँ पर है? ये तो पूरे भारत में हो गया। यूपी में कितने गांव हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं, यदि आप वास्तव में एक सीरियस स्टूडेंट हैं और आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं तो जवाब जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए राजस्व लेखपाल की ऑनलाइन लाइव बैच चल रही है। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इस समय 80% के डिस्काउंट के साथ अगर आप 15 तारीख तक अगर आप ऑनलाइन एडमिशन दाखिला लेते हैं तो 5,000 की जो फीस है वहाँ पे केवल आपको 1,000 रुपये फीस पेमेंट करना पड़ेगा और घर बैठे आप सभी लेखपाल में एडमिशन लेकर यहाँ पर आप वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, PDF नोट्स आदि चीज़ें मिल सकता है। इसके लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं। ये दोनों नंबर आपके ऑफिस के हैं और ये क्लासेज जौनपुर से चलती है। अगर ऑफलाइन चाहते हैं तो यहाँ पर जौनपुर पर आप जौनपुर अगर हैं तो यहाँ पे ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, या कहीं से भी ऑफलाइन करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पे है। हार्ड कॉपी भी नोट्स उपलब्ध है, उसके लिए भी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और लाइव क्लास भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। डेली टेस्ट सीरीज होगी, वीडियो कोर्स आपका कंप्लीट कोर्स वीडियो कोर्स हो जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको प्रतिदिन लाइव कराई जाएगी, PDF फिर नोट्स मिलेगा। माने कोई भी किताबें आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ।
अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली सुलभ है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए और जवाब दीजिएगा कि भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है, कितने घरों को बिजली आसानी से मिल जाती है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए यहां पर अगर सुलभता की बात की जाए तो वर्तमान दशा में सभी लोग ना जवाब, देखिए यहाँ पे ऐसे प्रश्न है कि आप लोग को क्लास अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ग्राम विकास और ग्राम समाज एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसे ग्रामीण क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका 56% इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 56%। मैंने वर्तमान समय में 56% ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ रूप से मिलती है। भारत सरकार ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, लिख लीजिएगा आप लोग, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, जिसे उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% बिजली आपूर्ति करना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, जैसे भी आप वीडियो में जुड़िएगा अपने साथी मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को जब भी देखिएगा अंत से देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक। भारत में मिट्टी तेल का खुदरा बाजार मूल्य क्या, देखिएगा हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो इस समय निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो यहाँ पर डी होगा, क्योंकि समय का आधार पर ये बदलता रहता। अभी परीक्षा आपकी कब होंगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 2015 का पेपर है। ठीक, तो यह बात आप लोग को जानते रहिएगा कि केरोसिन का मूल्य कोई निश्चित नहीं, इसका निर्धारण समय समय पर पेट्रोलियम कंपनी के द्वारा किया जाता है। इसका कोई भी मूल्य निर्धारित नहीं होता, इसलिए याद रखिएगा ऐसे प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका डी आपका सही जवाब होगा। जितने लोगों ने डी बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सही होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे हमारे फेसबुक पे, चाहे हमारे यूट्यूब पे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी क्या है। फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और 499 रुपये में ई लर्निंग विद दुर्गेश से ग्राम विकास की आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप केवल ग्राम विकास की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं लेखपाल में बेहतर स्कोर के लिए, तो आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। जल्दी से फटाफट कमेंट करें, ग्रामीण भारत की आबादी क्या है। तो भैया ग्रामीण भारत की आबादी अगर 2011 की जनगणना के आधार पर पूछेगा तो वो है आपका 83.3 करोड़ है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर कम होने के बावजूद भी देश में अभी भी लगभग 70% से लेकर 83.3%, अगर परसेंट की बात करें तो ये लगभग 70% है, लगभग 70% है, जिसकी जनसंख्या 83.3 करोड़ गांव में रहती है। और अगर हम जनसंख्या गांव और शहर की बात करें तो देखिए मैं यहाँ पे एक आंकड़ा लिखवा दे रहा हूँ, प्राय परीक्षा में पूछता है। मैं पहले गांव का आंकड़ा लिख रहा हूँ। गांव में कितनी है? 68.84%। ये जनसंख्या कहाँ पर है? ये है आपकी गांव की, ये है गांव की है। शहर की देखेंगे तो ये हो जाएगी 31.16%। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, माने 7:3 एक तरह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर गांव की जनसंख्या कितनी है परसेंट है? तो 68.84, और ये शहर की जो जनसंख्या है परसेंट वो है आपका 31.16। तो ये आंकड़ा आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और पेड क्लास भी ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 499 रुपये में। आप वैसे 1000 रुपये चले, 50% डिस्काउंट इस समय, तो आप 499 में ज्वाइन कर सकते हैं जब चाहे तब। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न आपके बीच है, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या, मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई का जो स्रोत भारत में है वो क्या है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके सभी लोग जवाब दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा, भारत में बहुप्रचलित सिंचाई क्या। देखिए अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है वो हमारे यहाँ नलकूप से होती है। किससे होती है? नलकूप से। और नलकूप को ही हम ट्यूबवेल कह रहे हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं? ट्यूबवेल कहते हैं। और ट्यूबवेल नलकूप भारत में बहुप्रचलित सिंचाई का एक स्रोत है। और अगर 2010-11 के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग इससे 45% सिंचाई नलकूप से होती है, फिर नहर, फिर कुआं, फिर तालाब से होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपके मन में न कोई डाउट होगा न भी कोई प्रश्न होगा। और ये डेली क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको लाइव मिलती है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं अगले प्रश्न की तरफ, और आप लोग सभी सीरीज जितनी भी है पूरा देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ पर है प्रश्न आपके सामने,
ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं जो आपको स्कोर करना है, जो आपको ये समझाएगा अभी आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें समझनी है। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है। जल्दी से कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। देखिए ये सब आंकड़ा आपको याद करना होगा। मैं पेड क्लास में सारे आंकड़े मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या आपको ना हो, इसलिए हम इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे, ठीक है। और आप लोग इलेनी विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। और नोट्स के लिए देखिए, फ्री नोट्स के लिए, फ्री क्लास के लिए आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च कर लीजिएगा बिना स्पेस के, या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। और इलेनी विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। ये टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो आपको क्लासेज की फ्री शेड्यूल सब कुछ मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए भारत में जो 44%, कितना 44% टीवी सेटों की जो बिक्री की जाती है, कितना 44। अच्छा मैं पूछ लिया जाए टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो जेल बेयर्ड ने किया था। किसने किया था लिख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है। किसने किया था, जीएस में पूछेगा कि टीवी का आविष्कार किसने किया था, बेयर्ड ने किया था। यह बात आप लोग जानते रहिएगा। और भारत में टीवी एक मनोरंजन का भी साधन रहा है और शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर इसका विस्तार होता है। और भारत में अगर रंगीन टीवी की बात करें तो ये 1982 में शुरुआत हुई। तो उसे टीवी के बारे में आपसे आगे प्रश्न पूछकर आगे मैं प्रश्न को करा भी दूंगा। यहाँ से अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके मन में कोई ना डाउट होगा, ना कोई प्रश्न होगी, ना कोई समस्या होगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। हरित क्रांति का जो लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए हुआ, माने जो हरित क्रांति भारत में आया वो किन फसलों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ, किन फसलों के लिए वो रामबाण का काम किया। हाँ देखिए, भारत में एक प्रश्न पूछ सकता है किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को भारत में लाया गया, तो ये आपका प्रश्न का जवाब देंगे। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को भारत में लाया गया। याद रखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि परीक्षा में प्रायः पूछता है। चाहे आप ये लेखपाल के जीएस में भी पूछेगा, यूपीएसआई में भी पूछेगा, यूपी पुलिस में भी पूछेगा, टेट, सीटेट, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, जहाँ भी जीएस में प्रायः पूछ सकता है हरित क्रांति कब आई थी। और अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के अंतर्गत आई थी और 1966 और 67 के बीच में आया हुआ था। और विश्व में नॉर्मल बोरलॉग, भारत में एम एस स्वामीनाथन इसके प्रेरता माने जाते हैं। लेकिन इसका जो प्रभाव ज़्यादा पड़ा, यहाँ पे प्रश्न जो पूछा है वह है गेहूं और चावल। इसका जवाब क्या होगा, गेहूं और चावल। माने हरित क्रांति एक लाभकारी वरदान गेहूं और चावल के लिए हुआ। भारत में हरित क्रांति में गेहूं आयात से निर्यातक बन गया। पहले आयात करता था, अब ये निर्यातक बन गया। चावल पर हरित क्रांति का बड़ा सबसे कम प्रभाव पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गेहूं पर पड़ा। लेकिन दो फसलों पर सबसे ज़्यादा पड़ा, गेहूं और चावल पर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे थे उन सभी को समझ में आ गया होगा, उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप लोग जरा फटाफट कमेंट करके बताइए क्या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ ऐसे अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाने का और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सभी साथियों को जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। इसे अपने फेसबुक के स्टेटस पर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा ये बताइएगा आप लोग प्रश्न का जवाब, जिस समय हरित क्रांति भारत में आया तो उसमें भारत का प्रधानमंत्री कौन था। फटाफट कमेंट जरूर करिएगा। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति संकट पत्र है, माने भारत में कौन सी ऐसी सांप की प्रजाति है जो संकट में है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए वह सबसे विषैला भी सांप है, विषैला होने के साथ साथ भारत में संकट में भी पड़ा हुआ है। तो जरा कमेंट करके बताइए वो कौन सी प्रजाति है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए अगर ग्रामीण भारत में सर्प की प्रजाति की बात करें कौन सी अधिक संकटपन्न है तो वो है आपका रसेल वाइपर है। क्या है, रसेल वाइपर। ये सबसे विषैला सांप भी है और यह उत्तर इसका डी होगा। माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सब के जवाब पूरी तरह से सही हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं यहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिख रहा होगा। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है। अधिया और बटाई ये ऐसे दो शब्द हैं, इनका प्रयोग किस अभिप्राय के लिए किया जाता है।
जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें, जवाब जरूर दीजिएगा। चाहे आप इसे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पे देख रहे हैं, मेरा एक और चैनल है स्टडी विद दुर्गेश, तो आप स्टडी विद दुर्गेश सर पे भी विजिट करिएगा। वहाँ पे आपको गणित की सीरीज मिल जाएगी, जीएस की सीरीज मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी। उसके लिए उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि उस पर भी जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। देखिए, अधिया और जो बटाई है, ये हमारे यहाँ ये फसल की साझेदारियाँ होती हैं, कृषि कार्य की बैठकें होती हैं। अधिया होती है, बटाई होती है। तो बटाई के अंतर्गत अगर हम देखें, जहाँ पे जो बटाई शब्द का प्रयोग किया गया है, माने खेत को मालिक किसी अन्य व्यक्ति को कुछ दिन के लिए ठेके पर देता है, उसके बाद फसल का विभाजन बराबर भागों में भूस्वामी और कृषक के बीच किया जाता है, तो वो हो गई आपकी अधिया। अधिया और बटाई माने खेत को अधिया पे देना, माने खेत को मालिक भूस्वामी कोई और कृषक कोई और, कृषक उस पर खेती करेगा, फिर फसल का बंटवारा करेंगे। तो यह फसल, इसका उत्तर डी होगा। बी और सी माने ये भी सही है, ये भी सही है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। इसका जवाब डी इसका सही होगा। क्लियर होगा? हाँ, क्रम से वीडियो आपको मिलेगी। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो एक एक क्रम से प्रतिदिन आपको लर्निंग विद दुर्गेश पर मिलती चलेगी। तो पेड क्लास में आप लोग जुड़े रहिएगा, वहाँ पर आपको 499 कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आया, आपको दिखाई दे रहा होगा, सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजाति है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। ऐसा प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछा भी गया है आपके लेखपाल में। और ऐसे प्रश्नों की मज़ेदार सीरीज के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन कर रखिएगा। और आप यूट्यूब पर अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो उसको बेल आइकन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा और सर्च करिएगा बिना स्पेस के दुर्गेश सर और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप जुड़े रहिएगा। बताइए, सिराजी या बसरा का किसकी उत्तम प्रजातियाँ हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा वो होगा ए, कबूतर का। कुछ लोगों ने इसका कबूतर उत्तर बताया था, कबूतर इसका सही जवाब है। और भारत में इसे शांति का प्रतीक भी माना जाता है, और कबूतर को प्राय पहले संदेश देने के काम पर ही यूज किया जाता था। आज भी लोग कबूतर को पालने का बहुत ही बड़ा शौक रखते हैं। तो ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को हल कर लिया। और फिर अगर ऑनलाइन क्लास आपको ज्वाइन करनी है तो उसके लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप केवल अगर ग्राम विकास की सीरीज आप चाहते हैं तो केवल 499 रुपये में कंप्लीट आपको ग्राम विकास की सीरीज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध हो जाएगी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। क्रम से प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहेगा और आप वीडियो क्रम से देखिएगा, एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको लेखपाल बनना है और ग्राम विकास पर आपको बेहतर कमांड करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास के लिए। लेकिन तब तक जाने से पहले एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। मेरा प्रश्न था, हरित क्रांति जिसमें भारत में आया उसमें भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। इसका मतलब अगर आप वीडियो के अंत तक बने थे, वीडियो को आपने अंत तक देखा है, तो आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे कि जिस समय भारत में हरित क्रांति आया था उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जिस समय इसका प्रयास सबसे पहले कौन किया था और भारत में लाने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? और विश्व में नॉर्मल बोर्ड भारत में एस स्वामीनाथन। और दूसरा प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा कि हरित क्रांति भारत का प्रभाव किस राज्य में सबसे पहले पड़ा? माने हरित क्रांति भारत में सबसे पहले किन राज्यों में आया? ठीक, तो आपने देखा कि पश्चिमी भारत की तरफ आया था, कि पश्चिमी भारत में किस राज्य में? कमेंट करके बताइए। सीधी सी बात है, जहाँ पे बड़े काश्तकार रहे होंगे, जैसे आपके पंजाब। लेकिन आप जवाब अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा और टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब। जय हिंद, जय भारत।